हाँ दोस्तों, मेरा नाम अंकित और कुशवाहा है। मैं परास्नातक हूँ फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और मैं तैयारी भी करता हूँ सिविल सर्विस एग्ज़ाम की, स्टेट पीएससी एंड यूपीएससी का एग्ज़ाम देता हूँ। और बाकी मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा सौरमंडल में पृथ्वी। इसमें इन दिस चैप्टर में हम पढ़ने के बाद हम क्या क्या जानेंगे, सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि इस चैप्टर को मैं फिर प्रारंभ करूँ। इसमें हम क्या क्या जानेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम जानेंगे पूर्णिमा के बारे में, अमावस्या के बारे में, खगोल पिंड के बारे में और तारा, नक्षत्र मंडल, ध्रुव तारा, सौर मंडल, पृथ्वी, चंद्रमा, पृथ्वी के बारे में जानेंगे, चंद्रमा के बारे में जानेंगे, क्षुद्र ग्रह के बारे में जानेंगे जिसको हम एस्ट्रॉयड भी बोलते हैं, और उल्का पिंड के बारे में जानेंगे। ठीक है, इन दिस चैप्टर में हम यही सब इन चीज़ों को जानेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। इन टर्मिनोलॉजी को हमको जानना भी चाहिए और हम अगर इन टर्मिनोलॉजी को नहीं जानते हैं तो फिर हमको नहीं लगता है कि आप जियोग्राफी को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि यही ही बेस होते हैं हर एक जियोग्राफी को समझने में। और मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं बेहतर समझा पाऊँगा और आप समझने का भरपूर प्रयास कीजिएगा। अब मैं चलता हूँ, प्रारंभ करता हूँ। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। वैसे तो सभी के साथ होता है, एक दो लोग आते हैं तो सबकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। आप गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार ही देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। जब हम चंद्रमा को पूरा देखते हैं, चंद्रमा जब पूरा खुल के दिखता है हमको, तब वो उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा की रात जानते हैं उसको। 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते, 15 दिन तक रहेगा, 15 दिन बाद आप इसे नहीं देखते। यह नए चंद्रमा की रात या अमावस्या होती है। जब आप इसको नहीं देख सकते तब उसको हम क्या जानते हैं, उसको हम अमावस्या की रात जानते हैं। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो खगोल पिंड कहलाती हैं। पहले बात, खगोल पिंड क्या हम जानते हैं। खगोल पिंड ऐसा पिंड होता है जैसे कि जो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वे क्या होती हैं, खगोल पिंड होती हैं। ठीक, कुछ खगोल पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोल पिंड बड़े आकार तथा गर्म होते हैं। वे गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोल पिंडों में तारा कहते हैं। खगोल पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। खगोल पिंड वो होते हैं जैसे कुछ में से गैसों से बने होते हैं और उनके पास थोड़ा सा कुछ प्रकाश होता है। जैसे सूर्य के पास खुद की प्रकाश है, खुद का स्वयं का प्रकाश है और ये इमिट करता है, अपना खुद का उत्सर्जन करता है। और अब आपको मैं पढ़ाना चाहूँगा। रात्रि में आसमान को देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ये अर्सा मेजर या बीगर इसी का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान आने वाले नक्षत्र मंडल हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ ध्रुव तारा की तरफ। जैसे कि आप सोच सकते हैं कि जब पहले आप तो मान लीजिए घड़ी है, उसके बाद आपके पास मैग्नेटिक्स हैं, आप दिशा का परीक्षण आपको है। लेकिन पहले के लोग जब होते थे वहाँ पे, जब रास्ते में जाते थे तो उनको ये नहीं पता होता था कि किस तरफ हमको जाना है। तो हमको कोई दिशा का भी ज्ञान नहीं होता था। जो प्राचीन समय की बात कर रहा हूँ मैं, जब ऋषि मुनि हुआ करते थे तो हम क्या करते हैं कि हम ऐसा करते थे जैसे कि हम एक ध्रुव तारा देखते थे। हम कहीं निकल जाना है, कहीं जाना है, तो हमारे पास हमको दिशा का भी ज्ञान नहीं है कि ये नॉर्थ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है या फिर साउथ किधर है। तो हम वही जो आसमान में ध्रुव तारा होता था उसी को देखकर हम अपने दिशा का ज्ञान कर लेते थे ना। तो उसी को हम ध्रुव तारा कहते हैं। उत्तरी तारा दिशा को बताता है, ऐसा जो हमेशा उत्तरी ध्रुव को ही दर्शाता है। उत्तरी तारा जो तारा होता है हमेशा उत्तर ही दिशा को दर्शाता है। इतना आपको ध्यान देना है कि उत्तरी जो ध्रुव होता है, उत्तरी जो तारा होता है, ध्रुव तारा होता है, हमेशा उत्तर की दिशा को ही दर्शाता है। और कुछ खगोल पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है।
कुछ ऐसे पिंड होते हैं खगोलीय पिंड जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है। जैसे कि ये तारे प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ये पिंड ग्रह कहलाते हैं। ये पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ऐसा मतलब कि ग्रह वह होता है जिनके पास खुद का ग्रह वो होता है जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, वो किसी से और से एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हें क्या कहलाते हैं? ग्रह कहते हैं। जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लैनाइट शब्द से बना हुआ है। ये कहाँ से बना हुआ है? ग्रीक शब्द के प्लैनेट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, जिस पर हम रहते हैं क्या है? वो एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। हाँ, पृथ्वी के पास कोई खुद का प्रकाश नहीं है, खुद का प्रकाश नहीं है। और ये जो पृथ्वी है ये किसकी सैटेलाइट है? ये सूर्य का सैटेलाइट है। तो ये सूर्य से क्या प्राप्त करता है? ये ऊर्जा प्राप्त करता है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा यही है, सूर्य ही है। इतना आपको ध्यान देना है कि जो सबसे नज़दीक का तारा है वो सूर्य ही है। पृथ्वी को बहुत दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। हाँ, जब हम इसको देखते हैं, जैसे अगर हम पृथ्वी को बहुत दूरी से देखेंगे तो चंद्रमा जैसे भांति प्रतीत होती है, चमकीली भांति प्रतीत होती है। अब मैं आपको ले चलता हूँ। ये देखिए, आपको ये पूरा सौरमंडल है, ये सोलर सिस्टम जिसको हम जानते हैं। देखिए, आपको मैं इस तरफ दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? ये आपको दिखाना चाहूँगा। ये सूर्य है। ये क्या है? ये आपको सूर्य है, ये सूर्य है। उसके बाद ये मरकरी है, जिसको हम हिंदी में बुध जानते हैं। उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ सूर्य की तरफ ना, आपको बताता हूँ। फिर सूर्य है, ये सूर्य है, जिसको हम इंग्लिश में जानते हैं वेनस जानते हैं। और उसके बाद मेरा क्या आता है? अर्थ आता है। ठीक, ओके। और उसके बाद मैं क्या बताता हूँ आपको, फिर पृथ्वी के बाद क्या आता है? मार्स आता है, मंगल। उसके बाद एक एस्टेरॉयड बेल्ट आती है। एस्टेरॉयड बेल्ट ये हमेशा ये डस्ट और पार्टिकल से बने हुए हैं। जो एस्टेरॉयड क्षुद्र ग्रह है मेरा, ये डस्ट और पार्टिकल से बने हुए हैं। और उसके बाद मेरा ये है जुपिटर। जुपिटर के बाद आपको मिलेगा यूरेनस। ऐसे भी सारे प्लैनेट हैं, ओके। और ये है पूरे मेरे सोलर सिस्टम। मैं आपको समझा दिया कि ये मार्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, एस्टेरॉयड बेल्ट, जुपिटर, यूरेनस, ये सब है सोलर सिस्टम। इनको बहुत ज़्यादा हमको ध्यान देना भी है और याद भी करना है। कभी कभी एग्जाम से पूछे जाते हैं। और हालांकि स्टेट पीएससी में ज़्यादा से ज़्यादा इसको पूछा जाता है। स्टेट पीएससी में इसका काफ़ी डिमांड रहता है। और अब आगे की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। सौरमंडल में आपको बता चुका हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि सौरमंडल जितने ग्रह हैं उनके नाम थोड़ा सा बताऊँगा आपको फिर से, और फिर उनके विषय में आपको चर्चा करूँगा। हाँ, सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोल पिंड हैं। इतना तो आपको मैंने पहले भी बताया। जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। जो सौरमंडल होता है, क्या क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं और उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। जब क्या क्या होता है? 8 सूर्य होता है, 8 ग्रह होता है, उपग्रह होता है एवं खगोल पिंड होता है, क्षुद्र ग्रह होता है, तो हम उसको एक सौरमंडल का परिवार कह सकते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। क्योंकि सूर्य ही तो होता है, सूर्य ही तो होता है उसका मुखिया। सूर्य के बारे में बताना चाहूँगा। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य कहाँ पे स्थित है? सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है। यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल का बांधे रखता है। ये सौरमंडल को क्या रखता है? बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसलिए हमको अफेक्टेड नहीं कर पाता ये ज़्यादा। अब ग्रह के बारे में बताना चाहेंगे। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। हाँ, चलते हैं आगे, चलते हैं। आप शॉर्टकट से इसको याद भी कर सकते हैं। माई वेरी इफिशियंट मेथड जस्ट सर्व अस नट्स अंडरस्टैंडिंग। हाँ, चलते हैं हम आगे। आपके लिए सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जो एक सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य का एक सिस्टमैटिक मैनर में बिल्कुल ग्रह चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? उनके एक सिस्टमैटिक
में चक्कर लगाते हैं, रोटेशन इनको हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार होते हैं, दीर्घवृत्ताकार होते हैं, मतलब बहुत लंबा दीर्घवृत्ताकार होता है। जो गोला है वो दीर्घ में आकार में होता है। ये कक्षा कहलाते हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, आप जानते हैं। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। जो शुक्र है वो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति बिल्कुल सूर्य के ही समान है, कोई अंतर नहीं। इसका जो आकार है और इसकी जो आकृति है वो कैसा है, सूर्य के आकार के पृथ्वी के आकार के समान है। हाँ, अब इतना तो हो गया। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। आप लोग कभी सुनते होंगे कि एक ग्रह हट गया, एक ग्रह हट गया, लेकिन उसके विषय में आप जानते नहीं होंगे वो कौन सा ग्रह हटा। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। अभी तक प्लूटो एक ग्रह माना जाता था ना, लेकिन परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं ना। अब दूरी के हिसाब से हम पृथ्वी के बारे में बताना चाहेंगे। टॉक अबाउट टू अर्थ। पृथ्वी से दूरी के हिसाब से सूर्य के दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य की दूरी की अगर मैं लेता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, मरकरी आता है, फिर वेनस आता है, फिर क्या आता है आपको अर्थ आता है, अर्थ के बाद मार्स आता है, मार्स के बाद एस्टेरॉयड बेल्ट आती है, एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद क्या आता है आपको जुपिटर आता है, जुपिटर के बाद क्या आता है नेपच्यून आता है ना, नेपच्यून के बाद क्या आता है आपको प्लूटो आता है। ये सब ऐसे चलते ही रहते हैं। तो यह सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, बहुत ध्यान देने की बात है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, इतना ध्यान देना चाहिए। ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के लिए आप देखते होंगे जब ग्लोब उठाएंगे तो ध्रुव के पास जैसे हम जाएंगे वो बिल्कुल चपटा हो जाता है, मतलब थोड़ा कम होता जाता है। और नीचे की तरफ आएंगे, जब साउथ पोल की तरफ आएंगे तब भी ऐसा हो जाएगा। इक्वेटर की तरफ थोड़ा सा ये मोटा है, ठीक गोला है। जीवन के जिन अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, पृथ्वी न तो केवल न अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडा है। बाकी ग्रह तो बहुत ज़्यादा गर्म है, कोई तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, ऐसे ही हैं। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। चंद्रमा के बारे में आपको बताना चाहूँगा। पृथ्वी जो चंद्रमा है, चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। चंद्रमा केवल पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। चंद्रमा हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का सैटेलाइट है, वो बिल्कुल पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इसका व्यास कितना है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। मतलब कि 4 हिस्सा पृथ्वी है तो चंद्रमा उसका 1 हिस्सा है। इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा अधिक नज़दीक है। इतना बड़ा हमारे इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह अन्य खगोलीय पिंडों क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा अधिक नज़दीक है। आप भी जानते होंगे कि जो ये चंद्रमा है नज़दीक है अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूर पर स्थित है, जबकि सूर्य कितनी दूरी पर स्थित है, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये तो बहुत कम है, 3,84,400 किलोमीटर दूर पर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना आप बेहद अच्छे से कर सकते हैं, ठीक। ये रॉकेट प्रक्षेपण हुआ है। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, यहाँ रॉकेट प्रक्षेपण हुआ है। पृथ्वी का रॉकेट रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना हो रहा है। ये उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना, सैटेलाइट है, कहाँ प्रवेश कर रहा है, ये किसी कक्षा में प्रवेश कर रहा है। हाँ, अब आगे हम आपको ले चलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। कितना चक्कर दिन लगाता है जो चंद्रमा है, पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन पूरा करता है, 27 दिन पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वह यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। अपने अक्ष पर इतने ही दिन में अपना चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि चूँकि चंद्रमा का चक्कर लगाता है तो हमको एक ही भाग दिखाई पड़ेगा उसका।
चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। हाँ, अब मैंने आपको बताया ना पूर्णिमा कब होता है। पूर्णिमा तब होता है जो मेरी ये पृथ्वी है, आप जानते होंगे कि जो मेरा चंद्रमा है जब पूरा दिखेगा ना, जब पूर्ण रूप से दिखने लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्णिमा बोलेंगे। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होता है, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो असंख्य छोटे जो पिंड हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाया जाता है। मैं एक बार और दिखाना चाहूँगा आपको कि ये कहाँ पाए जाते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ, ये कहाँ पाए जाते हैं आपको दिखा देता हूँ बेहतर तरीके से। ये आपको सौर सिस्टम में दिखाया, सौरमंडल दिखाया, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये यहीं पाए जाते हैं। आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। ये देख रहे हैं मंगल और बृहस्पति मैंने आपको बताया, ये आप देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं बेहतर तरीके से। ये यहाँ और यहाँ इसी के बीच में ये चक्कर लगाते हैं, यही चक्कर लगाते हैं किसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ। ठीक है, समझ में आ रहा है। यही मेरा क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह पट्टी बोलते हैं और क्षुद्र ग्रह भी इसको बोलते हैं। ओके, डाउट्स क्लियर। हाँ, चलते हैं हम आपको जहाँ से आपको लाए थे वहीं फिर आपको लेके चलते हैं। चलिए, मैंने आपको सारे सिस्टम सारे सब कुछ पढ़ा दिए हैं और मैं आपको ले चलता हूँ। क्षुद्र ग्रह हो गया। अब आपको मैं उल्का पिंड के बारे में बताना चाहूँगा। क्षुद्र ग्रह कहलाते, ये बृहस्पति और मंगल के बीच की कक्षाओं में रहते हैं। मतलब किसके किसके चक्कर, मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में ये लगाते हैं चक्कर। चित्र 1.2 में आपको दिखा चुका हूँ। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। ये पार्ट थे, ये प्लानट के ही पार्ट थे, लेकिन बहुत समय पहले इन्होंने क्या ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। ओके, अब मैं आपको उल्का पिंड पढ़ाना चाहूँगा। हाँ, उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। अभी आपने सुना होगा कि 29 अप्रैल को एक उल्का पिंड टकराने वाली है, किससे, पृथ्वी से टकराने वाली है ना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे होता है वो। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। इतना ज़्यादा इनके फ्रैक्शन होता है, घर्षण होता है कि ये वायु के साथ घर्षण इतने गर्म हो जाते हैं कि टूट कर जल जाते हैं। फलस्वरूप इसके फलस्वरूप क्या होता है, चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड जो है पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हो जाता है, क्योंकि कोइंसिडेंट होता है। कभी कभी ऐसा हो कि जो उल्का पिंड है वो बिना जलता नहीं है, कभी कभी वो पृथ्वी पे गिर जाता है उल्का पिंड, और वो क्या होता है, वहाँ पे गड्ढे हो जाते हैं। क्या आपने तारे वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर फैली पट्टी, सफ़ेद पट्टी को देखा है, एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों ताराओं का एक समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है। इसका मिल्की वे कहते हैं। जो आकाशगंगा होती है एक तारों का एक समूह होता है। क्या होता है, तारों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स। अंडरस्टैंडिंग। ये हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। भाई प्रकाश, आकाश में इतनी सौंदर्य चीज़ें हैं, प्रकृति से बिल्कुल भरी चीज़ें हैं। हम उनकी, अभी हम लोग भी बचपन में होते थे, कहते देखिए ये बादल जा रहा है, ये क्या जा रहा है। आकाश में इतनी इतनी सुनहरी चीज़ें दिखती हैं कि हम उसका तुलना प्रकृति की चीज़ों से करने लगते हैं। उसमें ये कहना है प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। ओके, गंगा क्यों पड़ा, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ स्टार्स थे, वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो कि कोई गंगा प्रवाह हो रहा हो और आकाश में स्थित था, इसलिए इसका नाम आकाश गंगा प्रतीत होने लगा। समझ में आ रहा है आप लोग को। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। क्या है वो, आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। ओके, इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ऐसे मिलकर एक क्या हो जाता है, मेरा ब्रह्मांड बन जाता है। ब्रह्मांड की विशाल की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि ब्रह्मांड इतना विशालता है, इतनी बड़ी है कि उसका हम कल्पना नहीं कर सकते। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं ना। ओके, अब मैं आपको बताना चाहूँगा क्या क्या कैसा कैसा होता है।
ये इसमें क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है, हमारा सौरमंडल मिल्की वे है का एक भाग है जो ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए, इसमें लाखों आकाश गंगाएं मौजूद हैं, इस तथ्य पर अपना स्थान कहाँ है? इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको होमवर्क दिया हूँ। ओके, आप नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट दिन अपलोड करूँगा। जो इसमें डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप डालिए, कोई प्रॉब्लम होता है मैं आपको ज़रूर बताने के तत्पर हूँ। ओके, बाय।